हेलो एवरीवन, वेलकम टू रितिकास नर्सिंग ट्यूटोरियल्स। आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जहाँ पर आज हम बात करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन के बारे में। तो आइए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स आप कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन के बारे में। अगर हम बात करें कि फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन क्या है, सो बेसिकली फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन इज अ प्रोसेस इन विच, ये क्या है, एक प्रोसेस है जहां पे जो वुमेन है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी उसका क्या होता है, उसके ब्रेस्ट के जो टिश्यूज होते हैं उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, जिससे कि जो भी हमारा बेबी है उसकी जो भी न्यूट्रिशनल डिमांड्स है वो आफ्टर द जो डिलीवरी, आफ्टर द जो फेज ऑफ प्रेगनेंसी खत्म होता है उसके बाद वो अपनी बेबी की न्यूट्रिशनल डिमांड्स को पूरी तरीके से क्या कर सके, पूरा कर सके, अच्छी तरीके से उसे पूरा कर सके। सो basically, as I told you, physiology of lactation means basically it is a process in which a woman during the pregnancy, all through the time of the pregnancy phase, जिसमें breast की जो उसके tissues है उसका proper तरीके से growth and डेवलपमेंट होता है, जिसमें मिल्क का सिंथेसाइज भी होता है, मिल्क सिंथेसाइज करता है, सीक्रेशन होता है और इजेक्शन ऑफ मिल्क होता है, जिससे कि जो एक बेबी आने वाला है, जो बेबी है उसकी जो भी न्यूट्रिशनल डिमांड्स है उसकी मदर जो है वो पूरी कर सके। सो दिस इज नोन एज अ फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन। अगर हम बात करें फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन की, तो इसमें जो है 4 स्टेजेस में हमारी फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन डिपेंड करती है। So here we'll discuss the stages of physiology of lactation. So as I told you, हमारी कितनी stages है physiology of lactation में? 4 stages. So first one is the mammogenesis. Second is the lactogenesis. Third is the galactokinesis. And the last and the fourth one is galactopoiesis. So these are the 4 stages of physiology of lactation. इन stages जो है हमारी फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन को पूरा करती हैं। फर्स्ट है हमारा मैमोजेनेसिस, सेकेंड इज द लैक्टोजेनेसिस, थर्ड स्टेज इज द गैलेक्टोकाइनेसिस एंड फोर्थ वन इज द गैलेक्टोपोइसिस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे मैमोजेनेसिस के बारे में। एज द नेम सजेस्ट, मैमो दैट मीन्स इट इज नोन एज और रिलेटेड टू अ मैमरी ग्लैंड। किससे है हमारा मैमरी ग्लैंड। If we talk about genesis, that means the synthesis. That means the synthesis. अगर हम बात करें जो हमारा मैमोजेनेसिस है तो वो जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, इट प्लेज द रोल ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मिल्क, प्रिपरेशन ऑफ ब्रेस्ट। Mammogenesis, mammo that means known as your mammary glands, related to mammary glands, and your genesis that is your synthesis. So if we talk about कि first stage of mammogenesis में क्या होता है, तो इसमें हम बोल सकते हैं there is a preparation of breast. हमारे जो mammogenesis है is the very first stage of physiology of lactation, और इसमें क्या होता है, जो woman है उसका breast का क्या है, preparation start होता है। जैसे हमने बोला कि इस प्रोसेस में क्या होता है, जो भी ब्रेस्ट के टिश्यूज है उनका प्रॉपर तरीके से ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होता है, स्टार्ट होता है ऑल थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, जिसमें जो हमारे ब्रेस्ट टिश्यूज होते हैं, आप बोल सकते हैं थ्रू आउट द प्रेगनेंसी वो क्या करते हैं, प्रोलिफरेट करते हैं। क्या करते हैं, इट प्रोलिफरेट। हमारा जो मेमोरी अपैरेटस है, जो स्ट्रक्चर्स है लाइक एल्वोलाई हो गया, हमारे डक्ट्स हो गए, हमारे लोब्यूल्स हो गए हैं, तो इनका क्या होता है, ऑल थ्रू द प्रेगनेंसी फेज क्या करते हैं, प्रोलिफरेट करते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें जो हमारा स्टेजेस ऑफ मैमोजेनेसिस में, तो इसमें जो हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो 2 हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। आई एम नॉट सेइंग कि
केवल यही दोनों जो है इम्पॉर्टेंट है, या यही दोनों इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे इसमें मेमोजेनेसिस में। लेकिन इसके अलावा और भी अदर हॉर्मोन्स है दैट आर रिस्पॉन्सिबल, दैट इन्फ्लुएंस, बेसिकली दे आर cortisol you can say, then insulin, lactogen, placental lactogen, and prolactin. So basically the two very important hormones that are responsible in the process of मेमोजेनेसिस आर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। उसके अलावा हमारे कॉर्टिसोल है, हमारा इंसुलिन है, हमारा ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन है, प्रोलैक्टिन है, दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ फिजियोलॉजिकल ऑफ लैक्टेशन, दैट इज हेल्प इन द मेमोजेनेसिस। सो मेमोजेनेसिस एज आई टोल्ड यू फर्स्ट स्टेज है जिसमें क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ द ब्रेस्ट होता है, और द हॉर्मोन्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल इन प्रिपेयरिंग द ब्रेस्ट और द प्रोसेस ऑफ मेमोजेनेसिस आर एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और अदर हार्मोन जिनका यहाँ पे सीक्रेशंस होता है, जैसे कॉर्टिसोल हो गया, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया हमारा, और हमारा जो इंसुलिन हो गया वो हो गया। तो ये हमारी क्या है, इट प्रिपेयर्स द ब्रेस्ट, ओके, मेमोजेनेसिस होता है। लेकिन यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, हमारा जो प्रोजेस्टेरोन है वो क्या करता है, इट इनहिबिट द लैक्टोएल्ब्यूमिन। क्या करता है, ये इनहिबिट करता है हमारा लैक्टोएल्ब्यूमिन, सो जिसकी वजह से कोई भी मैच्योर फॉर्मेशन ना हो पाए, और क्या हो जाए कि जो हमारा सीक्रेशन है वो मिल्क का उस टाइम पे ना हो। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, इट बेसिकली इनहिबिट द लैक्टोएल्ब्यूमिन, जिससे कि मैच्योर फॉर्मेशन ना टेक प्लेस कर पाए, मैच्योर फॉर्मेशन ना हो पाए, जिसकी वजह से जो मिल्क है उसका सीक्रेशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी क्या है, इनहिबिट हो जाता है, वो उस टाइम पे रिलीज या जो है सीक्रेशन मिल्क का नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो प्रोजेस्टेरोन की जो वैल्यू है, जो अमाउंट है वो इंक्रीज होता है, एक पीक अमाउंट पे होता है, और जो हमारा प्रोलैक्टिन होता है वो उसको रिलीज नहीं करने देता, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन क्या है, बहुत इंक्रीज अमाउंट पे है, तो हमारा प्रोलैक्टिन क्या होता है, सप्रेस हो जाता है। इट बेसिकली इनहिबिट द लैक्टोएल्ब्यूमिन, सो देयर विल बी नो मैच्योर फॉर्मेशन ऑफ द मिल्क सीक्रेशन विल टेक प्लेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। क्योंकि मेमोजेनेसिस में क्या हो रहा है, इट इज प्रिपेयरिंग द ब्रेस्ट, सारे जो हमारे हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं वो मिल्क और जो हमारा ब्रेस्ट इसको अभी प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये था हमारा मेमोजेनेसिस के बारे में। सेकेंड हम स्टेज देखते हैं जो है हमारी लैक्टोजेनेसिस। लैक्टोजेनेसिस का हम बोल सकते हैं कि इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस एंड द सीक्रेशन ऑफ द मिल्क, फर्स्ट में मेमोजेनेसिस में क्या आता है, इट इज नोन एज, और उस स्टेज में क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ ब्रेस्ट। लैक्टोजेनेसिस इट इज अ सेकेंड स्टेज जहाँ पे क्या होगा, सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ मिल्क। तो जो हमारा सीक्रेशन ऑफ मिल्क है वो किसके थ्रू होता है, हमारी एल्वेलाई के थ्रू होता है, और एल्वेलाई के थ्रू होता है, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल ड्यू टू द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। यहाँ पे जैसे मैंने फर्स्ट में आपको बताया था कि हमारा प्रोजेस्टेरोन अमाउंट जो है बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से हमारा प्रोलैक्टिन वहाँ पे रिलीज नहीं होता है, और हमारा लैक्टोएल्ब्यूमिन क्या होता है, सप्रेस होता है, इनहिबिट कर देता है, तो जो उस टाइम पे मिल्क सीक्रेशन नहीं हो पाता। लेकिन सेकेंड स्टेज में क्या होगा, लैक्टोजेनेसिस में क्या होता है, सीक्रेशन ऑफ मिल्क होता है, किसके थ्रू होता है, हमारी एल्वेलाई के थ्रू होता है। और जो मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है कि आफ्टर द डिलीवरी क्या होता है, जो हमारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है वो क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन डिक्रीज हो जाता है। तो जब हमारा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज होता है, तो जो भी इनहिबिटर इफेक्ट था जो कि लैक्टोएल्ब्यूमिन को क्या कर रहा था, सप्रेस कर रहा था, जिसकी क्यों कर रहा था, क्योंकि उस टाइम पे प्रोजेस्टेरोन लेवल क्या था, हाई था। लेकिन अब डिलीवरी हो गई है, सो प्रोजेस्टेरोन लेवल हमारा जो क्या रहता है वो डिक्रीज हो जाता है। प्रोजेस्टेरोन लेवल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो जो भी उसका इनहिबिटर इफेक्ट था वो मूव हो गया, खत्म हो गया। जब प्रोजेस्टेरोन लेवल डिक्रीज होगा तो हमारा प्रोलैक्टिन लेवल क्या हो जाएगा, इट विल गेट इंक्रीज, और वहां पर हमारा क्या होता है, सीक्रेशन ऑफ द मिल्क थ्रू द एल्वेलाई क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है।
ड्यू टू द डिक्रीज ऑफ द प्रोजेस्ट्रॉन लेवल आफ्टर द डिलीवरी। सो जो भी इनहिबिटर इफेक्ट था जो उसको सप्रेस कर रहा था वो खत्म हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली प्रोलैक्टिन क्या होता है, इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे सीक्रेशन ऑफ मिल्क क्या होता है, थ्रू एल्वुलाई स्टार्ट हो जाता है। इसी के साथ साथ जो फर्स्ट मिल्क रहता है जिसे हम लोग बोलते हैं कोलेस्ट्रॉम, जो कि एक थिक येलो कलर रहता है, कोलेस्ट्रॉम है, जो कि बेबी को 2 से 3 स्टार्टिंग डेज में आता है। ये किस कलर का रहता है, थिक येलो कलर कोलेस्ट्रॉम इज ऑल्सो रिलीज, जिसमें क्या मिलता है, बहुत सारे इम्यूनोग्लोबिन्स का प्रेजेंट रहता है, लेकिन अधिक मात्रा में क्या रहता है, IgA क्या रहती है, इसमें प्रेजेंट रहती है, जो कि बेबी को जो भी बाहरी बैक्टीरिया है, इन्फेक्शन है, उससे जो है बचाती है। इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट द इन्फेक्शन, इंट्रिंसिक इन्फेक्शन टू द बेबी, और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जो प्रोटीन्स रहते हैं उनको भी देती है, बट इट इज़ वेरी अमाउंट ऑफ फैट और शुगर इज़ वेरी लेस इन IgA। सो बेसिकली ये होता है हमारा लैक्टोजेनेसिस में, जिसको हम लोग बोल सकते हैं सेकेंड स्टेज में क्या होता है, सिंथेसिस एंड द सीक्रेशन ऑफ मिल्क, जहाँ पे प्रोजेस्ट्रॉन डिक्रीज होता है आफ्टर द डिलीवरी और प्रोलैक्टिन इंक्रीज हो जाता है। जब प्रोलैक्टिन इंक्रीज होता है तो एल्वुलाई के थ्रू सीक्रेशन ऑफ मिल्क स्टार्ट हो जाता है। इसी के साथ साथ उसमें कोलेस्ट्रॉल जो कि थिक येलो कलर मिल्क होता है वो रिलीज होता है और स्टार्टिंग की 2-3 डेज तक रहता है, और उसी के साथ साथ उसमें मिलता है बेबी को IgU। वैसे उसके अलावा बहुत सारे इम्यूनोग्लोबिन रहते थे, बट द अमाउंट ऑफ IgA इज वेरी हाई इन दैट कोलेस्ट्रॉल, जो कि हेल्प करती है बेबी को हर इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करती है और बहुत सारा न्यूट्रिशन प्रोटीन उसको देती है, बट फैट और शुगर में उसका जो लेवल है IG का वो कम होता है। अब हम बात करेंगे हमारे थर्ड स्टेप के बारे में, दैट इज योर गैलेक्टोकाइनेसिस। तो अब हमारी जो थर्ड स्टेज है वो है हमारी गैलेक्टोकाइनेसिस। सो गैलेक्टोकाइनेसिस में क्या होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज इजैक्यूलेशन ऑफ द मिल्क। यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा मिल्क है वो इजैक्यूलेट होता है, उसका इजैक्यूलेशन होता है, और द मोर हार्मोन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इजैक्यूलेशन ऑफ द मिल्क इज ऑक्सीटोसिन। फर्स्ट हमने देखा था मैमोजेनेसिस, जहाँ पे मेमोरी ग्लैंड्स जो है उनका जो स्ट्रक्चर है प्रिपेयर होता है, ब्रेस्ट का प्रिपरेशन होता है, हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं ऑल थ्रू द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। सेकेंड हमने देखा था लैक्टोजेनेसिस, जहाँ पे सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ मिल्क होता है। तो जो प्रिपरेशन होती है, हमारा जो प्रोजेस्ट्रॉन है जो फर्स्ट में बहुत ज़्यादा पीक पे था, अब आफ्टर डिलीवरी क्या होता है वो कम हो जाता है और प्रोलैक्टिन इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से सिंथेसिस ऑफ मिल्क स्टार्ट होता है और सीक्रेशन ऑफ मिल्क भी हो जाता है हमारा थ्रू एल्वुलाई। अब हम देखते हैं गैलेक्टोकाइनेसिस, जहाँ पे इजैकुलेशन ऑफ मिल्क, और यहाँ पे जो मोस्ट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो है हमारा ऑक्सीटोसिन। तो ये स्टार्ट होता है हमारे सक्लिंग इफेक्ट के साथ। तो जैसे ही हमारा सक्लिंग जो है इफेक्ट स्टार्ट होता है, जो हमारा बेबी है वो सक करना स्टार्ट करता है, तो जो भी हमारी सेंसरी नर्व होती है T4, T5, T6, तो ये क्या होती है हमारी एक्टिवेट हो जाती हैं। यू कैन से ये सेंसरी नर्व्स क्या होती है, ट्रांसमिट करती है हमारे हाइपोथैलेमस को, इट ट्रांसपोर्ट इन द हाइपोथैलेमस। तो जो हमारा हाइपोथैलेमस है इसकी बेसिकली 2 इंपॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा न्यूक्लाई है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं पैरावेंट्रिकुलर एंड सुप्राऑप्टिक न्यूक्लाई। ऑप्टिक न्यूक्लाई। सबसे पहले क्या हुआ, जैसे ही सक्लिंग इफेक्ट स्टार्ट हुआ, सो द सेंसरी नर्व्स लाइक T4, T5, T6 दे ट्रांसमिट इनटू द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में जो 2 इंपॉर्टेंट नर्व्स फाइंड आउट होती है, न्यूक्लाई सॉरी, सो इट इज पैरावेंट्रिकुलर एंड सुप्राऑप्टिक। तो ये क्या होती है, इट सिंथेसाइज ऑक्सीटोसिन। यहाँ पे क्या होता है, इट सिंथेसाइज, ये जो 2 इंपॉर्टेंट न्यूक्लिया है बेसिकली व्हाट इट डू इज सिंथेसाइज ऑक्सीटोसिन। तो हमारा जो ऑक्सीटोसिन है यहाँ से एंटर करता है किसके थ्रू, हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू एंटर करके वो क्या होता है फिर रिलीज हो जाता है। गैलेक्टोकाइनेसिस यानी कि इजैकुलेशन ऑफ द मिल्क, जहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो ऑक्सीटोसिन है। जैसे ही सक्लिंग इफेक्ट स्टार्ट होता है
तो ऑक्सीटोसिन जो है हमारा जो हाइपोथैलेमस है, जैसे हमारी सेंसरी नर्व स्टार्ट होती है, ट्रांसमिट करती है हाइपोथैलेमस में, तो हाइपोथैलेमस में जो ऑक्सीटोसिन कहाँ पे सिंथेसाइज होता है, पैरावेंट्रिकुलर सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियर नर्व में। तो वो क्या करती है, सिंथेसाइज जो करती है, तो ऑक्सीटोसिन वहाँ से पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ग्लैंड से क्या होता है, एंटर रिलीज होता है। जब वो रिलीज होता है तो वहाँ पे वो 2 एरिया में सेपरेट होता है। फर्स्ट एरिया एक तो रहता है हमारा यूट्राइन का जो मायोमेट्रियम है, वहाँ पे जाता है, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्शंस जो है यूट्रीन मायोपेट्रियम पे, जहाँ पे जो रिसेप्टर्स इसमें फाउंड होते हैं जिसके साथ वो बाइंड करता है, कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। यहाँ पे सेकेंड एरिया में ये थ्रू ब्लड के कहाँ पे जाता है, इट विल एंटर इनटू द ब्रेस्ट टिश्यूज, ब्लड के थ्रू इट विल एंटर इनटू द ब्रेस्ट टिश्यूज। ब्रेस्ट टिश्यूज में हमारे एल्वुलाई में एंटर करेगा। एल्वुलाई में एंटर करने से पहले जो एल्वुलाई की सराउंडिंग हमारी जो मायो एपिथेलियल सेल्स है उसमें एंटर करेगा, और जब वहां तक पहुंचेगा तो हमारी जो एल्वुलाई है, जब सकलिंग इफेक्ट होगा तो इट विल स्क्वीज आउट द मिल्क। तो क्या हो रहा है, आई रिपीट अगेन, जैसे ही ऑक्सीटोसिन हमारे रिलीज होता है हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो वो 2 एरियाज में जाता है। एक एरिया हमारा जाता है हमारा यूट्रीन जो है मायोमेट्रियम, जहाँ पे जो रिसेप्टर्स फाउंड होते हैं वहाँ पे उनके साथ बाइंड हो जाता है। सेकंड होता है हमारा ब्लड के थ्रू ब्रेस्ट टिश्यूज में जाता है। ब्रेस्ट टिश्यूज में उसका मेन है एल्वुलाई। तो एल्वुलाई में जाने से पहले वो किसके थ्रू जाता है, जब मैं एल्वुलाई के सराउंडिंग जो सेल्स होते हैं उन सेल्स के थ्रू जो हमारा एल्वुलाई है उसमें जाता है, और वहाँ पे वो इट विल बी स्क्वीज आउट। जो भी हमारे लोब्यूल्स होते हैं, डक्ट्स होते हैं, उसके थ्रू क्या होगा, इट विल एंटर इनटू द लैक्टिफेरस डक्ट। उसके थ्रू वो क्या होगा, लोब्यूल्स और डक्ट्स के द्वारा कहाँ पे जाएगा, हमारी लैक्टिफेरस डक्ट्स में जाएगा, और अब हमारे सकलिंग इफेक्ट के साथ ही इट विल बी इजैकुलेशन ऑफ द मिल्क इज डन। इसको हम लोग क्या भी बोल सकते हैं, मिल्क लेट डाउन इफेक्ट। मिल्क लेट डाउन इफेक्ट, जहाँ पे क्या हो रहा है, जो ब्लड के थ्रू ब्रेस्ट टिश्यू में एल्वुलाई के सराउंडिंग जो सेल्स है उनके थ्रू एंटर करता है और डक्ट्स में जाता है, लोब्यूल्स में जाता है। लोब्यूल्स और डक्ट के थ्रू इट विल रीचेस टू द लैक्टिफेरस डक्ट। वहाँ पे वो क्या करता है, थ्रू द सकलिंग इफेक्ट ही के साथ क्या होता है, इजैकुलेशन ऑफ द मिल्क होता है। तो ये था हमारा गैलेक्टोकाइनेसिस। अब द फोर्थ और हमारा स्टेज है वो है हमारा गैलेक्टोपोइसिस, जिसमें क्या होता है, इसको हम बोल सकते हैं मेंटेनेंस ऑफ मिल्क प्रोडक्शन। जहां पे क्या करते हैं, हम मेंटेन करते हैं हमारा जो मिल्क प्रोडक्शन है उसको, मेंटेनेंस ऑफ मिल्क प्रोडक्शन। फर्स्ट में क्या हुआ, प्रिपरेशन ऑफ ब्रेस्ट हुआ, उसके बाद हमारा सीक्रेशन ऑफ मिल्क हुआ, फिर हमारा हुआ इजैकुलेशन ऑफ मिल्क। अब हमारा जो मिल्क का प्रोडक्शन है उसको हमें मेंटेन करना है, तो वो आता है हमारा गैलेक्टोपोइसिस। सो बेसिकली हमारा जो मेंटेनेंस ऑफ मिल्क है प्रोडक्शन, वो ऐसा टोटली प्रोलैक्टिन पे डिपेंड है। प्रोलैक्टिन के साथ साथ मदर को ये एडवाइस करना है कि जितना सकलिंग इफेक्ट अच्छा होगा बेबी के साथ, आप जब उसको फीड करवा रहे हो तो टाइम टू टाइम उसे 2-3 आवर्स में बराबर फीड करवा रहे हो, मदर एक अच्छा न्यूट्रिशन ले रही है, एक अच्छी डाइट फॉलो कर रही है, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई डिप्रेशन नहीं है, लगातार बेबी को अच्छे से फीड कर रहे हैं, तो उतना ही हमारा जो प्रोलैक्टिन है वो इंक्रीज होगा और सकलिंग इफेक्ट अच्छा होगा। प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक्स अगर आप कर रहे हो, प्रॉपर पोजीशन है, बच्चा लैच अच्छे से बना पा रहा है, सकलिंग इफेक्ट अच्छा हो रहा है, तो उतना ही हमारा प्रोलैक्टिन इंक्रीज होगा और उतना ही हमारा मिल्क प्रोडक्शन अच्छा होगा। लेकिन अगर मदर जो है प्रॉपर उनका वेट, बहुत ज़्यादा वेट गेन हो रहा है, या फिर वो प्रॉपर तरीके से बेबी लैच नहीं कर पा रहा है, सकलिंग इफेक्ट अच्छे से नहीं हो पा रहा है, और स्ट्रेस की वजह से क्या हो रहा है, डोपामाइन रिलीज हो रहा है, तो इट विल डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोलैक्टिन। तो जो हमारा मिल्क है वो स्टॉप हो जाएगा। तो बेसिकली इसमें हमें यही एडवाइस करना है कि अच्छे से बेबी को फीड करवाना है, टाइम टू टाइम रेगुलरली फीड करवाना है। जितना फीड होगा, जितना अच्छा सकलिंग इफेक्ट होगा, उतना ही प्रोडक्शन हमारा मिल्क का अच्छा मेंटेन होगा। एक दिन में अगर हम बात करें, सो इट्स रिक्वायर्ड 500 to 800 ml ऑफ प्रोडक्शन। बेसिकली डिपेंड्स ऑन द न्यूट्रिशनल डाइट एंड द वेट गेन ऑफ द मदर।
तो ये था हमारा फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन। आई होप आपको ये इजीली समझ आया हो। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच।